एक बार फिर से आपका स्वागत है और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी रैली को संबोधित किया। चीन को खूब खरी खरी सुनाई, कहा अरुणाचल प्रदेश देश का अभिन्न अंग है। और देखिए, लगातार गृहमंत्री अमित शाह ने असम में कहा कि 1 इंच आज हमारी कोई जमीन नहीं ले सकता। अरुणाचल में पहुंचे तो नामसाई में राजनाथ सिंह ने जनसभा में कहा कि चीन अपनी चाहे कितनी ही हिमाकत करे, लेकिन भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है और भारत ने हर मौके पर मुंह तोड़ जवाब दिया भी है। चीन को खूब खरी खरी सुनाई है। और देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि 2024 के चुनाव में ये विषय बहुत ही अहम बना हुआ है। अरुणाचल प्रदेश की देखिए अगर बात करें, असम की बात करें, इन राज्यों की खासतौर पर यानी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर लगातार लोगों को भरोसे में लिया जा रहा है कि देश इस वक्त एक सही हाथ में है और अब किसी भी दुश्मन की अगर बात करें तो वो बाल भी बांका नहीं कर सकता। और अगर उसने ऐसी कोशिश भी की तो उस कोशिश का जवाब उसको मुंह तोड़ दिया जाएगा। ये एक भरोसा लोगों को जरूर दिलाया जा रहा है। अब चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। बात होगी बीमा भारती की, जिन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। बिहार विधानसभा सचिवालय ने दी है ये जानकारी। चुनाव आयोग को आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी दी है। रुपौली सीट से जेडीयू की विधायक थी बीमा भारती। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीमा भारती का इस्तीफा सामने आया है। हालांकि इसके पहले आपने सुना होगा जमकर बयानबाजी भी जमकर हुई थी। बीमा भारती और पप्पू यादव के बीच जो राजनीतिक फाइट है वो जमकर देखने को मिली थी और इस बीच अब ये बड़ी खबर मिल रही है इस्तीफे की। पूर्णिया सीट से आरजेडी उम्मीदवार है बीमा भारती और ऐसे में बीमा भारती ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर मिल रही है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। आपको बता दें, अब पूर्णिया जिले की रुपौली सीट पर उपचुनाव होगा। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। पूर्णिया सीट से आरजेडी उम्मीदवार बनी बीमा भारती ने विधानसभा सदस्य इस्तीफा दे दिया है। बिहार विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना इसकी जारी कर दी है। चुनाव आयोग की इसकी अधिसूचना सचिवालय ने देते हुए बताया कि रुपौली की जेडीयू विधायक बीमा भारती का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया है। इससे अब रुपौली विधानसभा की सीट भी खाली हो गई है। और देखिए, इस बीच लोकसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां चरम पर हैं। उत्तराखंड के धूमाकोट में सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित किया। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में उनके द्वारा रैली की गई और तमाम अहम बातें उनके द्वारा कही गई। इस दौरान रैलियों का दौर क्योंकि लगातार जारी है, सभी वो स्टार प्रचारक जो कि कमान संभालते हुए मैदान में नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें और उन्हीं को साधने के लिए बीजेपी प्रयास करती हुई नजर आ रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, साथ साथ में रोड शो कर रहे हैं। अनिल बलूनी के समर्थन में यहाँ पर वोट मांगते वो फिलहाल नजर आए। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। उनके द्वारा संबोधित किया गया, अहम बातें उनके द्वारा कही गई और एक बार फिर से 400 पार का नारा दिया गया। बीजेपी के समर्थन में वोट मांगे गए और तमाम बातें वो कहते हुए नजर आए। बढ़ते खबरों में आगे और देखिए, राज ठाकरे ने किया एनडीए को समर्थन देने का ऐलान। एमएनएस की रैली में कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बिना शर्त समर्थन दे रही एमएनएस और एनडीए को बिना शर्त समर्थन का ऐलान। मराठी वोटरों पर राज ठाकरे की मजबूत पकड़ है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे, राज ठाकरे ने एनडीए को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। मराठी वोटरों पर राज ठाकरे की और एमएनएस की मजबूत पकड़ है। हालांकि एमएनएस की रैली और बिना शर्त समर्थन दे रही है एमएनएस। और देखिए, मेरे पास इस वक्त नवोदय टाइम्स है और नवोदय टाइम्स की बात करें तो नवोदय टाइम्स में राज ठाकरे ने महायुति को बगैर शर्त समर्थन दिया, इस खबर का जिक्र है। और आपको याद होगा जब मुलाकात हुई थी दिल्ली में, उसके बाद ये भारत 24 ने आपको इनपुट्स दिए थे कि विधानसभा चुनाव में जो सीट मिलेंगी सो मिलेंगी। लेकिन पहले राज ठाकरे की ओर से डिमांड की जाती है कि वो लोकसभा चुनाव में उतरना चाहते हैं, लगभग 2 से 3 सीट पर चाहते हैं कि उनकी पार्टी को मिले। लेकिन बीजेपी का स्टैंड क्लियर था कि आपको विधानसभा चुनाव में हम सीट देंगे लेकिन लोकसभा चुनाव में नहीं। अब आखिरकार राज ठाकरे कह रहे हैं कि बगैर किसी शर्त के ही मैंने समर्थन दे दिया है, हमारी पार्टी महायुति के साथ में है। आगे बढ़ते हुए बात होगी आरजेडी की। आरजेडी ने जारी की है लोकसभा उम्मीदवारों की सूची। सूची में 22 उम्मीदवारों के नाम है। पाटलिपुत्र से मीसा भारती उम्मीदवार हैं तो सारण से रोहिणी आचार्य हैं आरजेडी उम्मीदवार। तो देखिए, आप लगातार देख रहे हैं कि आरजेडी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो आईएनडीआई गठबंधन में इस बार लालू एंड फैमिली का खूब दबदबा देखने को मिल रहा है। लालू एंड फैमिली के जो डिसीजंस हैं वो गठबंधन पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच लोकसभा उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पाटलिपुत्र से मीसा भारती को उम्मीदवार बनाया है और सारण से रोहिणी आचार्य आरजेडी उम्मीदवार हैं। यानी कि लालू यादव ने इस बार बेटियों को चुनावी मैदान में उतारा है। सूची में 22 उम्मीदवारों के नाम हैं और आरजेडी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें उनकी बेटियों का नाम है। सारण से रोहिणी आचार्य का नाम भी है, साथ ही साथ मीसा भारती का नाम भी इसमें। सूची में 22 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है।
और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बताएंगे, पप्पू यादव पर कार्रवाई को लेकर आरजेडी ने लिखा है कांग्रेस को पत्र। सोर्सेस के मुताबिक आरजेडी ने पप्पू यादव पर की है कार्रवाई की मांग। दूसरी तरफ पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर लगाए हैं कई आरोप, कहा कि मेरे नाम पर गठबंधन तोड़ना चाहती है आरजेडी। तो देखिए अब यहां पर बयानबाजी के जो तीर है वो चलने लगे हैं। आरजेडी ने लिखा है अब कांग्रेस को पत्र। ये बड़ी जानकारी इसमें मिल रही है कि अब एक पत्र लिखा गया है जिसमें आरजेडी ने पप्पू यादव पर कार्रवाई की मांग की। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि आगे इस पूरे मामले में अब क्या कुछ और होता है, लेकिन पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर कई आरोप लगाए और कहा है कि मेरे नाम पर गठबंधन को तोड़ना चाहती है आरजेडी। और देखिए इस बीच आगे बढ़ते हुए अगली खबर, मुख्य चुनाव आयुक्त को मिली Z+ सुरक्षा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को Z+ सुरक्षा दे दी गई है। आईबी की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के बाद में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये एक्शन लिया है और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को फिलहाल Z+ सुरक्षा दे दी गई है। चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ में ही उनको ये सुरक्षा दे दी गई है। आईबी की थ्रेट रिपोर्ट सामने आई थी और उसके बाद उसी रिपोर्ट के आधार पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक्शन लेते हुए Z+ सुरक्षा दे दी है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को। देखिए बिल्कुल खतरों के मद्देनजर उन्हें सशस्त्र कमांडो की Z श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। आधिकारिक जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को इस कार्य के लिए करीबन 40 से 45 जवानों की एक टुकड़ी उपलब्ध कराने का जिम्मा सौंपा है। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, सीट बंटवारे का फॉर्मूला आखिरकार तय हो गया है। सीट बंटवारा तय, मिलेगी विजय, एक महत्वपूर्ण सवाल। दरअसल महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन एमवीए में सीट बंटवारे का ऐलान और 21 सीटों पर शिवसेना का उद्धव गुट, 10 सीटों पर एनसीपी शरद पवार और 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। लेकिन देखिए कांग्रेस को यहां पर झुकना पड़ा क्योंकि भिवंडी और सांगली सीट जो कांग्रेस चाह रही थी और उसे शरद पवार यानी कि एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव गुट ने देने से साफ इनकार कर दिया। अब देखिए कांग्रेस की इसमें नाराजगी भी देखने को मिल रही है। दरअसल सीट बंटवारे को लेकर मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने सीट बंटवारे के फॉर्मूले से नाराज होकर कांग्रेस महासचिव और संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल को पत्र लिखकर नाराजगी जताई है। तो असहमतियों पर महीनों मंथन चला और आखिरकार महाविकास आघाड़ी ने सीट बंटवारे पर सहमति की घोषणा करती है। समझौते के तहत आपको बताते चले, शिवसेना यूबीटी 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 10 सीटों पर एनसीपी शरद पवार और 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ती नजर आएगी। बहरहाल समझौते के लिए कांग्रेस को उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के आगे झुकना पड़ा। ये इसलिए क्योंकि देखिए कांग्रेस को मुंबई में सिर्फ 2 सीटें मिली हैं और जिन सीटों पर उत्तर पश्चिम मुंबई और दक्षिण मध्य मुंबई को लेकर गतिरोध बना हुआ था वो कांग्रेस को नहीं मिली है। साथ ही साथ मुंबई की सीटों को लेकर गतिरोध के अलावा कांग्रेस भिवंडी और सांगली सीट भी चाहती थी, लेकिन सांगली सीट भी नहीं मिली। भिवंडी ने एनसीपी और सांगली में शिवसेना ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी और पवार और ठाकरे की पार्टी ने ये सीट छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। और देखिए मेरे पास नवोदय टाइम्स है जिसमें बड़ा इंटरेस्टिंग वे में इसको प्रदर्शित किया गया है, जिसमें यहाँ देखिए लिखा हुआ है उद्धव अगाड़ी और बाकी पिछाड़ी, क्योंकि सीट समझौते में 21 शिवसेना यूबीटी और 17 कांग्रेस और 10 राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो उनके पास है। तो कुल मिलाकर पलड़ा भारी रहा उद्धव ठाकरे का। और चलिए आगे बढ़ते बात करेंगे एमपी से लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर की। बैतूल लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया स्थगित हुई है। बीजेपी प्रत्याशी अशोक भलावी की मौत हुई। हार्ट अटैक से अशोक भलावी की मौत के बाद चुनाव आयोग ने निर्देश दिए, चुनाव प्रक्रिया रद्द करने के आदेश हैं। और देखिए बात करें लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में शामिल मध्य प्रदेश की बैतूल लोकसभा सीट के चुनाव की प्रक्रिया अब स्थगित हो गई है। यहां से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अशोक भलावी का मंगलवार को हार्ट अटैक के कारण से निधन हुआ, जिस कारण से अब यहां पर जो चुनाव की प्रक्रिया है वो स्थगित हो गई है। रिटर्निंग ऑफिसर ने इसकी सूचना दी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को दी गई इस सूचना में चुनाव आयोग को इस संबंध में रिपोर्ट भेजी गई। बैतूल में चुनाव 26 अप्रैल को होना था। नामांकन की प्रक्रिया नाम वापसी के साथ 8 अप्रैल को ही पूरी हो गई। और ऐसे में देखिए सीने में दर्द होने पर वो अस्पताल पहुंचे थे, उनके परिवार वाले उनको अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन वहां पर उनका निधन हो गया। और एमपी से बसपा के प्रत्याशी के निधन के बाद में चुनाव की प्रक्रिया स्थगित होने का फैसला चुनाव आयोग की ओर से लिया गया। यानी 26 अप्रैल को जो यहाँ पर वोटिंग होनी थी इस सीट पर, अब वो 26 अप्रैल को वोटिंग नहीं होगी। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम आखिर कहता क्या है? दरअसल अगर किसी मान्यता प्राप्त राज्य या राष्ट्रीय पार्टी की ओर से मैदान में उतारे गए उम्मीदवार की मतदान से पहले मौत हो जाती है तो निर्वाचन अधिकारी उस सीट पर मतदान स्थगित कर देता है और नई तारीख की घोषणा बाद में की जाती है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। चुनाव आयोग ने
सीबीडीटी को दिए हैं निर्देश, चंद्रशेखर के हलफनामे के बाद ब्यौरा सत्यापित करें। तिरुवनंतपुरम से बीजेपी प्रत्याशी राजीव चंद्रशेखर हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत इसमें की थी। जनसत्ता के हवाले से खबर आपको ये बता रहे हैं। और अब चुनाव आयोग ने सीबीडीटी को दे दिए हैं निर्देश। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इसकी क्योंकि शिकायत की थी। आगे बढ़ते हुए अगली खबर, अरविंद केजरीवाल से आज नहीं मिल पाएंगे मुख्यमंत्री भगवंत मान। सुरक्षा कारणों से तिहाड़ प्रशासन ने समय नहीं दिया है। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अरविंद केजरीवाल के साथ में मुलाकात करना चाहते थे। उनके द्वारा परमिशन मांगी गई थी, लेकिन तिहाड़ प्रशासन ने परमिशन देने से मना कर दिया है, समय देने से मना कर दिया है। कई सारे सुरक्षा कारण हैं जिनकी वजह से मना किया गया है भगवंत मान को अरविंद केजरीवाल के साथ में मुलाकात करने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल से आज भगवंत मान को मुलाकात करनी थी, जो कि वो नहीं कर पाएंगे। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से इजाजत देने से इनकार फिलहाल कर दिया गया है। और देखिए, इस बीच संजय सिंह भी अरविंद केजरीवाल के साथ में मुलाकात करना चाहते थे और उनको भी इन्हीं कारणों का हवाला देते हुए फिलहाल इनकार कर दिया गया है। संजय सिंह और भगवंत मान दोनों ही फिलहाल आज अरविंद केजरीवाल के साथ में मुलाकात नहीं कर पाएंगे। और देखिए, यही कारण है कि बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को ये कहती भी नजर आ रही है कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री आपको कई सारी मुलाकातें करनी होती हैं, कई सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं जो कि करनी होती है, निर्णय लेने होते हैं जो कि जेल के अंदर बैठे हुए लेना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसे में अब एक क्लियर एग्जाम्पल ये भी सामने आया है कि फिलहाल उनको मुलाकात करनी थी और दोनों ही नेताओं के साथ में सुरक्षा कारणों की वजह से अरविंद केजरीवाल मुलाकात नहीं कर पाएंगे। तिहाड़ के प्रशासन ने समय नहीं दिया है, सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए। तो ये बड़ी जानकारी, केजरीवाल से आज मुख्यमंत्री भगवंत मान और संजय सिंह नहीं मिल पाएंगे। सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। तिहाड़ प्रशासन ने इजाजत नहीं दी है, सुरक्षा कारणों की वजह से ये अनुमति नहीं मिल पाई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। देखिए, लगातार अरविंद केजरीवाल की एक तरफ मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो आपके तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से। और ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। एक तरफ देखिए, आम आदमी पार्टी का जेल का जवाब वोट से कैंपेन शुरू हो गया है। तो ये लगातार आपके जो तमाम दिग्गज हैं वो निशाना साधते हुए नजर आ रहे बीजेपी पर। और इसी बीच जो बड़ी जानकारी, केजरीवाल से आज नहीं मिल पाएंगे सीएम भगवंत मान। और साथ ही साथ संजय सिंह की भी मुलाकात की बात सामने आ रही थी, वो भी आज मुलाकात नहीं कर पाएंगे, सुरक्षा कारणों की वजह से इजाजत नहीं दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, लगातार सीएम केजरीवाल जो कि जेल में हैं, राहत उन्हें नहीं मिल पा रही है। बीते दिन भी जमानत को लेकर सुनवाई हुई और बड़ा झटका उन्हें लगा। देखिए, बिल्कुल सुरक्षा कारणों के चलते मुलाकात नहीं हो पाएगी। सुरेश मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त हैं। सुरेश, क्या अपडेट है आपके पास में? देखिए, जैसा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अभी करप्शन के मामले में जेल के अंदर है, तिहाड़ जेल में बंद है, 2 नंबर जेल में, तो भगवंत मान ने उनसे मिलने के लिए डीजी तिहाड़ हैं संजय बेनीवाल, उनको एक चिट्ठी लिखी थी और कहा था, उन्हें मिलने की मांग की थी। हालांकि उनकी मांग को स्वीकार कर भी लिया था, लेकिन सुरक्षा कारणों से उनको मिलने की इजाजत नहीं दी गई थी। लेकिन किन सुरक्षा कारणों से, इस बारे में कुछ चीजें क्लियर हो पा रही है कि कौन से सुरक्षा कारण है जिनके कारण से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई? देखिए, सुरक्षा कारण सबसे है तो एक अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा, दूसरा जो भगवंत मान है वो भी सुरक्षा में है, और लाओ लश्कर के साथ अंदर जाना किसी को भी अलाउ नहीं है, जो जेल मैनुअल कहता है। उसीलिए इस सुरक्षा कारणों की वजह से उनको मिलने की इजाजत अभी तक नहीं दी गई है। जी, तो अभी ये मानकर चलें कि अगली तारीख मिलेगी, अगला वक्त मिलेगा, और ये कब संभव है, इसको लेकर कोई अपडेट? देखिए, जेल प्रशासन तय करेगा उनको कैसे मुलाकात करनी है, क्योंकि जेल मैनुअल कहता है कि किसी भी कैदी से मिलने के लिए, एक कैदी से मिलने के लिए जाया जाता है जेल मैनुअल के हिसाब से वहां जाना पड़ता है। लेकिन भगवंत मान चूंकि पंजाब के सीएम है, उनके साथ पूरा लाओ लश्कर है सुरक्षा का, तो सुरक्षा के साथ उनको अंदर जाना अलाउ नहीं होगा, और यही वजह हो सकती है कि उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। लेकिन अब आगे कैसे मुलाकात हुई, क्या होगी, वो डीजी तिहाड़ जेल तय करेंगे। थोड़ा सा जरा क्लियर कीजिएगा, जेल मैनुअल के हिसाब से वो पूरी सुरक्षा के साथ अंदर नहीं जा सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? तो अगर उनको मुलाकात करनी तो बिना सिक्योरिटी के उनको अंदर जाना होगा? जी बिल्कुल, मुलाकाती का जो समय है वो एक निर्धारित होता है, और मुलाकाती को मिलवाने के लिए एक तय जगह तय की जाती है जहां तो क्या ये जानकारी पहले उनको नहीं दी गई थी? क्योंकि आमतौर पर नियम तो पहले से पता होते हैं, और अगर टाइम तय किया गया है, जेल प्रशासन ने जाहिर तौर पर टाइम दिया होगा कि आप इस वक्त के बीच में आ सकते हैं, तो क्या ये अचानक से हुआ? मैं जरा डिटेल में चाह रही हूँ कि आप थोड़ा सा जानकारी दें। देखिए, कुछ चीजें टेक्निकल होती है जो जेल प्रशासन अपने हिसाब से तय करता है किसको कैसे मिलने देना चाहिए, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया आपको कि जेल मैनुअल कहता है जब किसी भी कैदी से मिलने के लिए आपको विधिवत टाइम देना पड़ता है, और वहां मुलाकात कराने के लिए जो एक बाकायदा जगह निर्धारित की जाती है जहां पर आपको एक जाली लगी होती है,
जाली के दूसरे भी आरोपी होता है जिससे मुलाकात करी जाती है और जहाँ टेलीफोनिक से बातचीत कराई जाती है। और चूंकि भगवत मान जो है सीएम है और उनका एक प्रोटोकॉल होता है सीएम का, उस प्रोटोकॉल के तहत जेल में आते तो कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल जो जेल मैनुअल के आड़े आता है, तो उन्हीं सबको देखते हुए ये सुरक्षा कारणों से जेल प्रशासन ने उनको मिलने की इजाजत नहीं दी है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बताएंगे, वीवीपैट पर्ची वाले वोट के सत्यापन पर मांग पर अब सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं पर 16 को सुनवाई करेगा। बड़ी खबर है, वीवीपैट स्वतंत्र रूप से वोट का सत्यापन वाली प्रणाली है। नवोदय टाइम्स के हवाले से ये खबर है, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। वीवीपैट के मामले पर अब सुनवाई होने वाली है। 16 तारीख को इसमें सुनवाई होगी। स्वतंत्र रूप से वोट का सत्यापन वाली प्रणाली है वीवीपैट और उसके जरिए वोटिंग होती है। पर्ची वाले वोट के सत्यापन की मांग पर अब 16 तारीख को होनी है सुनवाई। और देखिए, ये नवोदय टाइम्स मेरे पास इस वक्त है और इसमें ये बड़ी जानकारी भी है। सुप्रीम कोर्ट की याचिकाओं पर अब 16 को ये सुनवाई होने वाली है। अभी केवल 5 से मिलान हुआ है। वर्तमान में एक संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से रैंडम रूप से चयनित केवल 5 ईवीएम से पर्चियों का मिलान किया जाता है। लेकिन इस पूरे मामले में सुनवाई होनी वीवीपैट स्वतंत्र रूप से वोट का सत्यापन करने वाली प्रणाली है, जो मतदाता को ये देखने की अनुमति देती है कि उसका वोट उसी उम्मीदवार को गया है या नहीं गया जिससे उसने वोट दिया है। इसके अलावा इसके जरिए मशीन से कागज की पर्ची निकलती जिससे मतदाता देख सकते हैं। तो इस पूरे मामले पर हालांकि सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं पर 16 तारीख को इसमें सुनवाई करेगा। आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर आपको बता दें कि यूके के कैंडिडेट से जुड़ी हुई है। उत्तराखंड के कैंडिडेट से जुड़ी हुई है। उत्तराखंड के 18 प्रत्याशी 12वीं पास हैं, ये डेटा सामने आया। गढ़वाल से उम्मीदवार रेशमा की संपत्ति महज 4,764 रुपए पाई गई है। उत्तराखंड में 55 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और ये डेटा फिलहाल सामने आया, जिसमें गढ़वाल से उम्मीदवार रेशमा के पास में सबसे कम कैश है। रेशमा के पास कुल संपत्ति महज 4,764 रुपए है और उत्तराखंड में 55 प्रत्याशी फिलहाल चुनावी मैदान में है। बढ़ते खबरों में आगे, और बंगाल में जय श्री राम बोलने पर पीटा, घर में घुसकर बेरहमी से पीटा गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बंगाल से, जहां बंगाल में जय श्री राम बोलने पर एक शख्स की पिटाई कर दी गई है। नदिया में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत की खबर है और पुलिस ने 3 आरोपियों को इस पूरे मामले में अरेस्ट किया है। टीएमसी पर हमले का आरोप लगा है। सत्तारूढ़ पार्टी ने इस पूरे मामले से इनकार कर दिया, आरोपों को झूठा बताया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, बंगाल में जय श्री राम बोलने पर एक शख्स को पीटा गया घर में घुसकर। नदिया में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत की खबर है और पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए 3 को गिरफ्तार किया है और टीएमसी पर हमले का आरोप है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। पर्व और छुट्टियों में स्थिति ज्यादा बिगड़ रही। उत्तर भारत बिहार की ट्रेनों में हमेशा वेटिंग। 20 ट्रेन में कोच कम है, बची बोगियों में भीड़ है, टिकट चेक नहीं हो पा रहे हैं। 4 टीटी को उतारा ट्रेन से, भास्कर की यह खबर है। मतलब कुल मिलाकर देखिए कि एक बड़ा नेटवर्क है रेल का नेटवर्क, लेकिन उसके बावजूद भी ये रेल का नेटवर्क छोटा पड़ता है जब भी छुट्टियां होती हैं। जैसे अभी हाल ही में आपको याद होगा जब छठ पूजा थी, छठ पूजा के दौरान में जब लोग अपने राज्य की ओर लौट रहे थे छठ का त्यौहार मनाने के लिए, तो फ्लाइट्स की टिकट महंगी, ट्रेन की टिकट्स लोगों के लिए अवेलेबल नहीं थी। लोग किस तरीके से, आपने देखा होगा वो तस्वीरें कि लोग किस तरीके से चढ़कर बिहार की ओर रवाना हो रहे थे। ऐसे में हादसे होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो बहुत ज़्यादा चुनौतियां हैं। पर्व और छुट्टियों में जो स्थिति है वो ज़्यादा बिगड़ रही है। हालात ये हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा लोगों की भीड़ होती है कि टीटी टिकट तक चेक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा मारामारी होती है, पैर रखने तक की जगह नहीं होती है। लोग एक के ऊपर एक चढ़े होते हैं और इस तरीके से गंतव्य की ओर पहुँच रहे होते हैं जान को जोखिम में डालकर। और यही वजह है कि इस बात का जिक्र हो रहा है कि हालात बद से बदतर हो जाते हैं जब छुट्टियां होती हैं। आगे बढ़ेंगे। स्काईमेट का अनुमान, दरअसल मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली एजेंसी स्काईमेट, उसने अनुमान लगाया कि इस साल का जो मानसून है वो सामान्य रहने वाला है। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कुल 23 राज्यों में अच्छी बारिश होगी। बिहार सहित 4 राज्यों में लेकिन कम बारिश का अनुमान इस दौरान लगाया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें, पूरी इसमें रिपोर्ट में क्या कुछ और कहा गया है। 102% इस सीजन में मानसून रहने की संभावना जाहिर की गई है। जून से सितंबर तक चलने वाली 4 महीने के मानसून में औसत बारिश की अगर हम बात करें तो 668.6 मिलीमीटर है। स्काईमेट के जो डायरेक्टर उन्होंने कहा है कि शुरुआत में अल नीनो का असर रहेगा, पर दूसरे हाफ में इसकी भरपाई हो जाएगी।
इस साल स्काईमेट ने दूसरी बार मानसून का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके पहले 12 जनवरी को भी जारी किया गया था और उस दौरान भी मानसून के सामान्य रहने की संभावना जाहिर की गई थी। और देखिए दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर भी एक खबर, हेडलाइन इस बार मन भर मानसून। अगर पिछली बार की बात करें तो 820 मिलीमीटर यानी कि 94% बारिश हुई और अब की बार 886 मिलीमीटर यानी कि 102% बारिश का अनुमान यहां पर जताया गया, जिसमें मध्य प्रदेश राजस्थान में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना जताई गई है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक पीटर हिग्स का निधन हो गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि गॉड पार्टिकल्स की खोज के लिए किए जाएंगे वो हमेशा याद। 94 साल की आयु में उनका निधन हो गया और उनको हमेशा उनके कार्यों के लिए याद किया जाएगा। बढ़ते खबरों में आके और खत्म हुआ इंतजार, खुले मंदिर के कपाट। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 21 साल बाद मंदिर खुला और 21 साल बाद सीआरपीएफ ने खोले राम मंदिर के कपाट। नक्सलियों के फरमान से ये बंद था, लेकिन अब देखिए अब दर्शन पूजन यहाँ पर लोग कर सकेंगे, पूजा पाठ यहाँ पर किया जा सकेगा। और ये तस्वीर भी आपके स्क्रीन पर, जहाँ 20 साल बाद सीआरपीएफ ने दरबार खोले हैं। नक्सलियों के फरमान से ये बंद था, नक्सलियों का यहाँ पर खौफ लोगों के बीच। और छत्तीसगढ़ के सुकमा में 20 साल बाद मंदिर के कपाट खुल गए, तो लंबे इंतजार के बाद अब यहाँ पर दर्शन पूजन हो सकेगा, लोग यहाँ पर दर्शन पूजन कर पाएंगे और सीआरपीएफ की मौजूदगी में देखिए कपाट खुल चुके हैं। और देखिए बात होगी ई कारों की बिक्री की, जिसमें 91% उछाल दर्ज हुआ है। दोपहिया वाहन में भी उछाल है। 2023-24 में अगर बात करें तो 9.47 लाख यानी कि 9,47,000 ई दोपहिया वाहन बिके हैं। सालाना आधार पर 30% इजाफा हुआ है। ई वाणिज्यिक वाहनों में 175% तेजी है। अमर उजाला की यह खबर है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि अब लोग ई कार, ई बाइक्स और ई स्कूटीज की तरफ रुख कर रहे हैं, उनकी तरफ स्विच कर रहे हैं। और यही वजह है कि इसकी मार्केट में उछाल दर्ज हुआ है। और सालाना आधार पर अगर बात करते हो तो लगभग 30% का उछाल दर्ज हुआ है। तो कुल मिलाकर लोग पॉल्यूशन से निजात पाना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि वातावरण शुद्ध हो और लोग अपनी तरफ से भी इस ओर कदम बढ़ा रहे हैं। दूसरा देखिए लोगों का पैसा जो है वो भी बचता है, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा